वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और ये क्लास स्पेशली ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो R5 है IT टूल्स उसमें हमें ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसे पढ़ने में और समझने में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं RITI चैनल। अगर आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल की क्लासेस ऑनलाइन एकदम फ्री करनी है तो कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने इसे एकदम फ्री कर दिया है और आप इसे जुड़ करके क्लास कर सकते हैं। क्लास हमारी 5 to 6 और 6 to 7 2 आवर की क्लासेस चलती हैं। आप चाहें तो जो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 5 to 6 या 6 to 7। और ये जूम ऐप पर चलती हैं, एकदम फ्री चलती हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लास अगर आपको करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन ये क्लास एकदम फ्री कर सकते हैं और इसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें इस के अंतर्गत क्या सीखना है। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ट्रिपल सी और ओ लेवल के अंतर्गत, जो कि एक नए सिलेबस के रूप में जोड़ा गया है। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में ये सब चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते हैं, वह आपको इंटरनेट पढ़ा करके छोड़ देते हैं, जबकि ये सब चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिपल सी बच्चों के लिए हमने अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं वह हमने तैयार किया है, जिसका क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए देखिए, यहाँ पर हम इस क्लास को पहले थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर में दिखाई पड़े। ये ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस है और इस न्यू सिलेबस के अंतर्गत हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अंतिम चैप्टर है और इस अंतिम चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर को बच्चे या तो छोड़ देते हैं या तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो पहला चीज़ तो ये कि इस चैप्टर का नेम क्या है, ओवरव्यू। पहला चीज़ ओवरव्यू दिया हुआ है कि ऑफ फ्यूचर स्किल, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उस स्किल को समझना हमें है। यानी आने वाले समय में हमें आगे क्या मिलेगा, आगे नई कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी और हम किस चीज़ को देखेंगे, उसके बारे में आपको ट्रिपल सी के अंतर्गत जो है लास्ट चैप्टर में बताया गया है। तो फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। साइबर सिक्योरिटी यानी कि सभी लोग डिजिटलाइज हो जाएंगे और सभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ने लगेगी, तो ये हमारे फ्यूचर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आई होप यहाँ पर आपको ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी कि फ्यूचर स्किल क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पहला टॉपिक, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, इंटरनेट तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट से जुड़ने के लिए थिंग्स कौन कौन सी आएंगी फ्यूचर में। जैसे अभी आपका मोबाइल इंटरनेट से जुड़ जाता है। अगर हम बात करें पिछले 10-15 साल पहले की, तो हमारे पास जो मोबाइल होता था वह इंटरनेट से नहीं जुड़ते थे, बल्कि वे कॉल करने के लिए, SMS करने के लिए ही केवल हुआ करते थे। इंटरनेट जैसी सुविधा उसमें नहीं हुआ करती थी, बहुत ही कम फ़ोनों में आता था। लेकिन ये धीरे धीरे पकड़ता गया और इंटरनेट से जुड़ गया और मोबाइल हमारा बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लिया, जैसा कि कैलकुलेटर, जैसे कि घड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मोबाइल ने इंटरनेट की मदद से ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि IoT के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो देखिए, IoT के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब वो कौन सी आने वाली हैं वो हम यहाँ पर आपको बात करेंगे और बताएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में।
तो देखिए IoT के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आ सकती है, वो यहाँ पर सबसे पहले तो चीज़ यह समझिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मदद से आपका बल्ब, आपका मोबाइल, आपका कोई दूसरा उपकरण, आपका कोई प्रिंटर, आपका कोई दरवाज़ा, यानी कि आपके कैमरा, आपका बैटरी, कुछ भी जोड़ा जा सकता होगा और सब वो वाईफाई की मदद से जुड़े होंगे और हम उस पर वॉइस कॉलिंग और चीज़ों की मदद से काम कर रहे होंगे, यानी वह हमारी कंट्रोल में होंगे। यानी कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इंटरनेट की मदद से जोड़ सकते हैं। तो इंटरनेट की मदद से हम जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे घर के अंदर पंखा लगा होता है और हम उस पंखे को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, यानी कि वह हमारे मोबाइल पर होगा और हम दुनिया किसी भी कोने में बैठे होंगे और अपने मोबाइल से अपने पंखे को कंट्रोल कर रहे होंगे। हमारे घर में लगा हुआ बल्ब यानी कि LED वो भी हमारे मोबाइल से कंट्रोल हो रहा होगा। यानी कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी हमारे मोबाइल से जुड़ी हुई होंगी, यानी वो इंटरनेट की अब सभी वस्तुएं बन चुकी होंगी और इंटरनेट की जितनी भी वस्तुएं होंगी वह हमारे कंट्रोल में होंगी। घर का कोई भी वस्तु हमारे कंट्रोल में होगा, यहाँ तक कि हम किसी भी प्लेस से बैठ करके ये सारा काम कर पा रहे होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम किस प्रकार से इस पर काम कर रहे होंगे। तो IoT आई होप कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। बहुत डीप तो समझ में नहीं आएगा अभी आपको ये, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो दिख रही हैं इंटरनेट से जुड़े हुए। जैसे कि हमारा यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पे प्रिंटर दिया हुआ है, कई यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है, लैपटॉप दिया हुआ है, माइक्रोवेव दिया हुआ है और ये हमारा घर है और ये हमारा वॉच है, हमारा फ्रिज है, हमारी गाड़ी है, हमारी लाइट है, यानी इतना कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और वो भी आपके एक मोबाइल पर सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और आप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा ये कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, हमें उठ करके उन्हें चालू और बंद नहीं करना पड़ेगा। हम उन्हें बैठे बैठे ही अपने यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर IoT एक बहुत महत्वपूर्ण और फ्यूचर स्किल है जिसके बारे में हमें सीखने की आवश्यकता है और ज़्यादा डीप में। अगर हम बात करें कि डेटाबेस की, तो बिग डेटा है। बिग डेटा क्या है? देखिए अभी तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं उनमें पे SQL सर्वर है, MySQL है, ओरेकल है, लेकिन अब बड़े डेटा के रूप में बिग डेटा आ रहा है। बिग डेटा क्या चीज़ है ये एक समझने के लिए है, महत्वपूर्ण पॉइंट है बिग डेटा। बिग डेटा एनालिसिस इज ऑफन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न, कोरिलेशन, मार्केट ट्रेंड और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जुड़ी हुई होती हैं। तो बिग डेटा एक प्रकार का डेटाबेस है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम सारे एक साथ में डेटाबेस एक साथ में उसे हम जोड़ पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बिग डेटा की मदद से डेटाबेस सबका एक साथ आ रहा है। बिग डेटा की मदद से सबका डेटाबेस एक साथ जो है आ रहा है। तो बिग डेटा एक बहुत बड़े लेवल का डेटाबेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो काफ़ी बड़े मात्रा में इसका हम प्रयोग करते हैं और डेटाबेस को जनरेट करते हैं और इसके लिए बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्यूचर में हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये भी एक प्रकार का फ्यूचर स्किल है। एंड अनदर द बिग डेटा के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्यूचर स्किल से क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि फ्यूचर में हमें क्लाउड कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पर जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड,
availability of computer system resource, especially data storage cloud storage and computer power without direct activities। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग ऑनलाइन जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब की मदद से वीडियो बहुत सारे आप देख रहे होते हैं, और जैसे आप यूट्यूब बंद करते हैं वो सारे वीडियो आपके जो है ख़त्म हो जाते हैं, और दोबारा अगर आपने नेट बंद कर दिया तो फिर वो वीडियो आपके मोबाइल पर नहीं आ पाते हैं, या तो उन्हें हमें सेव करना पड़ेगा। यानी कि फ्यूचर में सबको इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ जाएगी और सबके मोबाइल में नेट होगा, और सभी लोग किसी भी चीज़ को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करेंगे, उसे डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, और ये डायरेक्ट एक्सेस करने पर हमें उसे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, और उसको रखने, मेंटेन करने, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी किसी भी सर्वर पर उसे रख करके फिर आपको उसकी सर्विस दी जाएगी, और उस सर्विस के एवज में आपसे कुछ ना कुछ चार्ज किया जाएगा ज़रूर। उससे होगा क्या कि आपके मोबाइल में स्टोरेज कम हो जाएगा, या स्टोरेज की आवश्यकता आपको ना के बराबर हो जाएगी। यानी स्टोरेज सारा कुछ होगा जो भी वो आपके लोकल मोबाइल पर ना सेव होकर के सीधा सर्वर पर ही सेव होगा। जैसे आपकी ईमेल आईडी के सारे ईमेल सादा कहाँ पर सेव रहते हैं? सर्वर पर। जब आप उन्हें खोलते हैं तब आपको सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है, और आपके मोबाइल में बिना नेट के ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसी प्रकार के सारे एप्लीकेशन, सारे कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी, और कुछ भी आपके मोबाइल में नहीं रहेगा। जब आप नेट से कनेक्ट होंगे तभी ये हो पाएगा जो है। तो इससे एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि हमें अपने मोबाइल में कुछ भी स्टोर करके नहीं रखना होगा। इन केस हमारा मोबाइल ख़राब हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा लेंगे और तत्काल हमारा सारा डेटा आ जाएगा। डेटा रखने का सरदर्द ख़त्म हो जाएगा जो है, कंप्यूटर हैंग ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इन सब की भी सरदर्दी अपने आप आपको ख़त्म हो जाएगी, इसकी भी आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन इसका आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा, और ये चार्ज ही आपको थोड़ा सा सरदर्द कर सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये एकदम फ्री होता है। चलिए अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की। यानी कि आपको वीडियो देखने का, जैसे आजकल क्या है, आप सब लोग मोबाइल पर वीडियो बहुत देखते होंगे। अब अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि वीडियो देखना बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और देखना चाहिए, तो ये भी मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी वीडियो देखना अच्छा लगता है। लेकिन मोबाइल में आपको बहुत छोटा दिखाई पड़ता है तो मज़ा नहीं आता जो देखने में। लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी एक बॉक्स है, वर्चुअल रियलिटी एक बॉक्स है जिसकी मदद से आप वीडियो देख पाएंगे, वो भी आपको एक थिएटर के। यानी कि ये कुछ आपको ऐसा अनुभव कराता है कि आप रियल में वो चीज़ देख रहे हैं। जैसे देख रहे होंगे, आपको ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस पिक्चर में आप देखिए तो वर्चुअल रियलिटी के रूप में ये आपको पिक्चर है। यानी कि इस पिक्चर में आप जब देखते हैं तो ये एक आपको बड़ा सा स्पेस में पूरी मूवी दिखाई पड़ती है। आप अपने मोबाइल को वर्चुअल रियलिटी बॉक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 250 से 300 रुपये में आता है, और इसके मदद से आप जब कोई वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा। तो VR is the use of computer technology to create a simulated environment. Unlike traditional user interface, VR places the user inside an experience. Instead of viewing a screen in front of them, users are immersed and able to interact with 3D world. यानी आप एक 3D टेक्नोलॉजी के रूप में भी आप इसे देख पाते हैं, और आप किसी भी नॉर्मल चीज़ को 3D में कन्वर्ट कर देगा ये, और आसानी से आपको ये देखने में आसान हो जाएगा। तो ये VR काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है हमारे लिए और फ्यूचर के लिए। बट इसका एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी देर तक आपको नहीं मज़ा आता देखने में, क्योंकि इससे हम थक जाते हैं देख करके। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है? देखिए ये वही है जिसके बारे में बात कर रहे थे, रोबोट की। देखिए रोबोट क्या होता है? रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रूप में काम करता है, और हमारे कंप्यूटर पर हमें एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करने का हेल्प देता हमें है जिसकी मदद से हम
फ्यूचर के बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे कामों को हम आसान बना पाते हैं। रोबोट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से हम फ्यूचर में बहुत सारे काम करवाएंगे, यानी हमारे बहुत सारे काम जितने हैं वो सब रोबोटिक होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें साफ़ सफाई का काम भी रोबोट से ही करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो है लोग अपने काम को नहीं करना चाहते हैं और काम ना करने पर लोगों को समस्याएं होती हैं। उस समस्या का हल यह है कि हमारे पास अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट हो तो हम उससे काम करवा सकते हैं, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो फ्यूचर में ये तो स्किल आएगी, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये बड़े लोगों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन छोटे लोगों के लिए बढ़िया नहीं होगा। सो रिफर टू द सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, यानी इन मशीनों को ऐसे बनाया जा रहा है कि जैसे वो एकदम से हूबहू आदमी की तरह से काम करेंगे। दैट प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमन एंड मिमिक देयर एक्शन। द टर्म may also be applied to any machine that exhibit trait associated with a human mind such as a लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी फ्यूचर में आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत जो पड़ेगी वो आपको टीचर नहीं होंगे बल्कि रोबोट पढ़ा रहे होंगे, और वे इतने आर्टिफिशियल और इतने आगे ये टेक्नोलॉजी से लेस होंगे कि वो आपकी किसी भी क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में दे पाएंगे जो है, और उनके पढ़ाने की एबिलिटी ह्यूमन से कहीं ही ज़्यादा होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे फ्यूचर स्किल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में इसकी काफ़ी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। सोशल एंड मोबाइल, यानी कि हम फ्यूचर में सोशल और मोबाइल का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी छोटी टेक्नोलॉजी है जो हमारे हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। हम उसमें हर प्रकार का काम कर सकते हैं। तो सोशल यानी कि अगर हम बात करें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जो कि सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं और इन पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। यहाँ से आप किसी भी समाज की किसी भी तरह के लोगों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है और लोग क्या चाहते हैं। तो फ्यूचर में सोशल और मोबाइल टेक्नोलॉजी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो अगर आप इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए है, क्योंकि सोशल और मोबाइल की फील्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है इन फ्यूचर्स में। अगला आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया है। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड आल्सो नोन एज द ब्लॉक। यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है ट्रेडिशनल रिकॉर्ड्स को, यानी एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड को ये रिकॉर्डिंग कर सकता है और इस प्रोसेस में बहुत सारा डेटा एक साथ होल्ड होता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। तो द पब्लिक इज सेवरल डेटाबेस नोन एज चेन इन अ नेटवर्क एंड कनेक्टेड थ्रू पीयर टू पीयर नोड्स। तो टाइपिकली इस स्टोरेज इज रिफर टू अ डिजिटल लेजर। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमें बहुत मात्रा में एक साथ और डेटा को होल्ड करना होगा और इस टेक्नोलॉजी में पीयर टू पीयर नोड का प्रयोग करना होगा। यानी कि एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर में डेटा डालना की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो हम आसानी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं होगा बड़ा, बट एक साथ ढेर सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर के जुड़ पाएंगी। कहीं आप लोगों ने अगर देखा होगा, एक रोबोट मूवी आई थी तो उसमें क्या था, एक रोबोट से कई डुप्लीकेट रिपोर्ट बन जाते थे। तो यानी कि हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा काम कर पाने में थोड़ा सा आसान हो पाएंगे जो है। 3D प्रिंटिंग यानी कि नॉर्मल प्रिंटिंग तो आप जानते ही जानते हैं, अब यहाँ पर 3D प्रिंटिंग आने वाली है। 3D प्रिंटिंग वैसा तो है ही है, बट कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ में फ्यूचर में आ सकती है। और 3D प्रिंटिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग का मॉडल, और ये काफ़ी कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्यूचर में आपको कुछ 3D प्रिंटिंग यानी कि इस तरह से प्रिंटिंग आएंगे और वो आपको ज़्यादातर नज़दीक में आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत दूर जगहों पे लगे हुए होते हैं और
कम मात्रा में और महंगे होते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए सस्ता टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ये भी काफ़ी सस्ता होने वाला है, क्योंकि अब लोगों के पास करने के लिए कुछ और नहीं है। तो 3D टेक्नोलॉजी और ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमें फ्यूचर के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे लाइफ को करेगी, यानी कि हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इसका भी योगदान आ सकता है फ्यूचर में। तो कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं देखने को फ्यूचर में 3D टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी हमारी लाइफ को। एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग कुछ काफ़ी बदल सकता है, यानी ये भी एक टेक्नोलॉजी के बेस में हो जाएगा और ये हमारी 3D प्रिंटिंग पर निर्भर करेगा। और 3D प्रिंटिंग भी हमारी इससे ही जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि 3D प्रिंटिंग काफ़ी कुछ है। कोई फ़ोटो या कुछ भी जनरेट करना है तो हम 3D प्रिंटिंग की मदद से तत्काल और फास्ट स्पीड में बना सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर 3D प्रिंटिंग, यानी कि काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें हम तैयार कर पाएंगे। अगला आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोट आए ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारी टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक मिनट में लग रहा टॉपिक हट गया थोड़ा सा। सो रोबोटिक प्रोसेस, तो रोबोटिक प्रोसेस यहाँ पर क्या है? रोबोटिक प्रोसेस RPA हैंडल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस प्रोसेस यूजिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि रोबोटिक प्रोसेस यानी कि हमारे दैनिक वर्क में रोबोट का यूज शुरू हो जाएगा और फ्यूचर में हम बहुत सारे काम अपने रोबोट की मदद से काम करने लगेंगे। जैसे कि होटल है, होटल में खाना देने का काम, खाना बनाने का काम, ऐसे छोटे छोटे काम जितने भी आते हैं वो सारा काम रोबोट करेंगे। आदमी की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। आपने कई जगहों पर देखा होगा मिट्टी खुदाई का काम हम एक बड़ी सी मशीन से करते हैं। वो मशीन भी एक प्रकार की रोबोटिक मशीन ही है, जिसमें ढेर सारी मिट्टी और हम कम समय में खोद पाते हैं। तो वो किसकी वजह से जो है संभव है? वो रोबोट की ही वजह से संभव है, क्योंकि रोबोटिक मशीन हमारी ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो आसानी से कर पाते हैं। तो रोबोट की मदद से काफ़ी आसानी से काम करना संभव है। एंड द साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या है? देखिए, अब हमारे पास रोबोट आ गया, हमारे पास 3D प्रिंटिंग आ गई, हमारे पास सोशल मीडिया भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड भी, बिग डेटा, सब कुछ है। लेकिन क्या सिक्योरिटी है हमारे पास? अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो कोई भी इन्हें कहीं भी बैठ करके और BC तोड़ सकता है। किसी भी प्लेस से बैठ करके और हमारे किसी भी वर्चुअल रियलिटी या किसी भी डेटा को वो फाइंड कर सकता है, किसी भी हार्डवेयर से कोई भी गलत काम करवा सकता है। यानी कि ये सब चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के द्वारा रोकी जा सकती हैं। तो इसका ना होना तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, यानी बिना साइबर सिक्योरिटी के ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी प्रॉपर रूप में, क्योंकि मनुष्य इतना ज़्यादा, इसको कहना ठीक नहीं रहेगा इसलिए। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का होना आवश्यक है। तो नीड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, ये तो आप जानते ही हैं कि आवश्यकता इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना इसके हम पूरी प्रोसेस को बढ़िया से लागू कर पाएँ ये इम्पॉसिबल है। एंड द सिक्योरिटी इन द PC मीन्स हमारे कंप्यूटर्स, यानी कि हमारे PC को तो बहुत ही ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी की बात आई है तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं जो हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं, और वह सभी सिक्योरिटीज हमारे कंप्यूटर में आने वाले वायरस को और बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। बिना सिक्योरिटी के हम उस पर अच्छे तरीके से काम नहीं प्ले कर पाते हैं। सिक्योरिंग स्मार्टफोन, यानी कि हमारा स्मार्ट जो फ़ोन होता है वो हमारा सिक्योर होता है, और वह सिक्योरिंग की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे आने वाले समय में हमारे हाथों में कंप्यूटर कम, मोबाइल ज़्यादा होंगे, और उन्हें भी सिक्योर करने की आवश्यकता होगी। और उन्हें सिक्योर करने के लिए आप सब लोग ये वीडियो अपने मोबाइल पर ज़्यादातर देख रहे होंगे,
लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी मोबाइल सिक्योर है या नहीं है? क्या आपके मोबाइल में वायरस है कि नहीं है? नहीं पता आपको। तो चलिए आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको कि अगर हमारे मोबाइल में नहीं है तो हम मोबाइल में एंटीवायरस कैसे डाल सकते हैं। तो आपने मोबाइल में अवास्ट एंटीवायरस मोबाइल सर्च कर लीजिए और प्ले स्टोर पर आप जाइए और इसे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको दोनों जगह से दिखाऊंगा कि ये कैसे करता है काम हमारे मोबाइल में। और तो दोस्तों आपके मोबाइल में ये बहुत ही अच्छा एंटीवायरस है और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री है। तो आप इसे इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में और अच्छी तरीके से यूज करिए। AVG का भी एंटीवायरस फ्री अच्छा होता है, फ्री वर्जन इसका जो है, और आप किसी और को यूज़ करने के बजाय इसको आप यूज करिए। मैं इसी का प्रयोग करता हूँ तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यही वाला आप यूज करिए, काफ़ी बढ़िया है और आपको बार बार एड्स वगैरह भी नहीं आते हैं इसमें है, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बात करेंगे यहाँ पर कि इसके अंतर्गत क्या क्या फ़ीचर दिए गए हैं, तो काफ़ी कुछ फीचर है इसके अंतर्गत जो है। कह रहे हैं कि ये 100 मिलियन से प्लस हो चुका है इनका इंस्टॉलेशन एंड 100% इसमें सिक्योरिटी दी हुई है जो कि आपको यूजबिलिटी के रूप में है। कुछ सेटिंग कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है जिसमें आपको कुछ मिलेगा। ब्लॉक ऑल पोटेंशियल थ्रेड्स, सिक्योर योर डेटा रिमोटली। जब आप रिमोट पर काम करेंगे या ऑनलाइन काम करेंगे तो आपका डेटा रिमोट पे होने की वजह से जो है अनसिक्योर रहता है, तो उस सिचुएशन में भी ये काम करते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनहेंस परफॉर्मेंस, आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देंगे, यानी आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल स्लो नहीं चलेगा। टेक कंट्रोल योर डिजिटल हैबिट, और ये आपके डिजिटल हैबिट को कुछ कंट्रोल करते हैं, यानी ये आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इसका उपयोग कब करना है कब नहीं करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको आपके मोबाइल में ये सेटिंग डिस्प्ले करते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक था जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, जिसमें आपको लगभग आई होप की समझ में आ गया होगा। मे भी अगर कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आया है या अभी भी कोई और डाउट है या कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपना दिल की बात लिख करके भेजिए जो है, और हम उसका आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।